Good morning, friends. Today we are going to start with Unit 2 of Chapter 3. It is a Partnership Act 1932. Under this chapter, we are going to study about different kinds of partnership. कितने different types के partnership you have, you are going to refer under this particular chapter. On your screen, you can see that partnership is divided on the basis of duration or on the basis of business. You can see on your screen that with regards to duration का मीनिंग है कब तक, टाइम पीरियड कितने एक्सटेंड, कब तक पार्टनरशिप विल कंटिन्यू. तो उसके बेसिस पे यू कॉल द पार्टनरशिप एज पार्टनरशिप एट विल और यू कॉल इट एज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड. विल सी दैट इन डिटेल के इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. तो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में दो बेसिस पे डिवीजन दिया गया है. वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, और दूसरा है एक्सटेंट ऑफ बिजनेस. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन यू हैव पार्टनरशिप एट विल. विल का मीनिंग क्या है कि आपकी मर्जी. एंड सेकेंड वन इज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड के लिए यू विल फॉर्म अ पार्टनरशिप. एंड सेकेंड इज with regards to extent of business, you have a particular partnership and a general partnership. Two types of partnership. One is a particular partnership and second one is a general partnership. Just a moment. So, kinds of partnership में दो बेसिक ढांचे. One is on the basis of duration and one is extent of business. On the basis of duration you have partnership at will and second one is partnership for a particular period. And extent of business you have a particular partnership and a general partnership. Now we'll try to understand all these terms in detail. Now what do you understand by partnership at will? On your screen, this is partnership at will. Will का मीनिंग है, आपने नाम सुना होगा will के जनरली जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है और वो एक will बनाता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद किसको मिलना चाहिए, वो पूरा डिटेल वो will में, यानी उसकी मर्जी वो लिखता है वो पर्टिकुलर विल के अंदर, वो एग्रीमेंट के अंदर, वो डिटेल्स के अंदर. इन द सेम मैनर पार्टनरशिप एट विल का मीनिंग है कि आपकी मर्जी है जब तक आप पार्टनरशिप कंटिन्यू करें. जिस दिन किसी पार्टनर को या सभी पार्टनर को लगता है कि नहीं अब पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने की जरूरत है या बंद करने की जरूरत है फॉर एनी रीजन, इट कैन बी लाइक कि एक पर्टिकुलर पार्टनर को लगता है कि नाउ इट इज हाई टाइम, no partner is able to give a sufficient time to a partnership firm. Everyone are engaged in their personal business and there are no one to look after the partnership business. So he will give a notice to all the partners for the purpose of dissolution. तो जब तक मर्जी है जब तक चलाएंगे और जब मर्जी आएंगी उसको डिसॉल्व कर देंगे. ऐसा नहीं कि दुनिया भर के आपने फ्रॉड कर डाले और अब आप पार्टनरशिप में एक नोटिस दे रहे हो डिसॉल्व करने की. नॉट लाइक दैट. ये पार्टनरशिप कंटिन्यू हो रहा है लेकिन वन स्पेसिफिक टाइम पे किसी को लगता है कि नहीं अब हाई टाइम हो गया है, इसको डिसॉल्व करने की जरूरत है, तो उसकी मर्जी में आया तो वो एक नोटिस देगा एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर नोटिस एंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स दैट पार्टनरशिप विल गेट डिसॉल्व. तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप एट विल. यानी आपका मन चाहे जब तक आप बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, आपके मन में आता है कि नहीं अब बिजनेस को बंद करना है, डिसॉल्व करना है, तो यू विल गिव अ नोटिस फॉर द पर्पस ऑफ डिसॉल्यूशन. तो दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ a partnership will be called as a partnership at will. Just we'll try to see in detail
what does section 7 of the act says that. According to section 7 of the act, partnership at will is a partnership when no fixed period has been agreed upon for the duration of partnership. कोई फिक्स पीरियड नहीं डाला है at the start of when you prepare a partnership agreement at the start, which is generally called as a partnership deed, that is also going to cover in today's lecture. उस डीड में कोई स्पेसिफिक पीरियड का मेंशन नहीं है. ऐसा नहीं बोला गया है कि 3 साल 4 साल will form a partnership for 4 years 5 years. कोई स्पेसिफिक पीरियड मेंशन नहीं किया गया है एग्रीमेंट के अंदर. दूसरा, there is no provision made as to the determination of partnership. There is no provision made as to the determination of partnership. Determination of partnership का मीनिंग क्या है कि ये सब चीजें हो गई जब तक पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे. ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है. ना पीरियड मेंशन है, ना एक ट्रांजेक्शन मेंशन है कि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया जब तक की पार्टनरशिप. Nothing has been mentioned as regards to dissolution of partnership. So such kind of a partnership will be called as a partnership at will. These two conditions must be satisfied before the partnership can be regarded as partnership at will. So, but where there is an agreement between the partners either for the duration of partnership or for determination of partnership, the partnership is not at will. Simple. दो स्पेसिफिक मेन कंडीशन क्या है इन ऑर्डर टू कॉल अ पार्टनरशिप एट विल के ड्यूरेशन का पॉइंट नहीं होना चाहिए और डिटर्मिनेशन का पॉइंट नहीं होना चाहिए. डिटर्मिनेशन इन द सेंस कि ये काम कर लेंगे और ये काम जैसे कंप्लीट हो गया पार्टनरशिप डिसॉल्व कर देंगे, यानी कोई डिटर्मिनेशन नहीं है. ना ही ड्यूरेशन का मेंशन किया गया है डीड के अंदर. अगर ये दो चीज में से आइदर ऑफ द थिंग्स इज मेंशन, then that partnership cannot be called as a partnership at will. So this is a basic necessity in order to call a partnership as a partnership at will. First is there should not be anything mentioned as regard to duration. There should not be anything mentioned as regard to determination. If these two conditions are satisfied, then that partnership will be called as partnership at will. Where partnership entered into for a fixed term is continued after the expiry of term, it is to be treated as having become a partnership at will. Very important. अगर पार्टनरशिप कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया गया है, यानी पार्टनरशिप डीड में टर्म्स दिया गया है कि कितने पीरियड के लिए, कितने साल के लिए, कितने महीनों के लिए आप ये पार्टनरशिप बना रहे हो. For example, there is one partnership called as AS Builders and Developers, and it has been written that this partnership will form for a period of 3 years. यानी एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई. तो after completion of 3 years, that partnership should automatically get dissolved. But even after 3 years, those partners are still continuing. That means they are still taking the work of buildership in the name of that particular partnership. 3 साल बाद भी वो पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई पार्टनरशिप स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया गया है और वो स्पेसिफिक पीरियड कंप्लीट हो जाता है एंड इवन आफ्टर दैट पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस, then that particular partnership will automatically become as partnership at will. A partnership may be dissolved. A partnership at will may be dissolved by any partner by giving a notice in writing to all other partner of his intention to dissolve the same. मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर कोई पार्टनरशिप एट विल है तो चाहे जब तक आप कंटिन्यू करेंगे और जब किसी पार्टनर की मर्जी आती है कि अब डिसोल्यूशन की जरूरत है तो वो नोटिस देगा, बाकी सभी पार्टनर का कंसेंट लेगा और पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देगा. इट मे बी नोटेड दैट इफ दिस फ्रीडम टू डिसॉल्व द फर्म एट विल इज कर्टेल बाय एग्रीमेंट. कर्टेल का मीनिंग क्या है कि अगर उसको डिमोलिश करते हैं. यहाँ क्या बोला गया है कि एट विल का मीनिंग क्या है कि चाहे जब तक, चाहे मेरे मन में आएगा जब तक मैं कंटिन्यू करूंगा,
जब मेरे मन में आता है मैं डिसॉल्यूशन की नोटिस दूंगा। अगर ये मेरे राइट्स को एग्रीमेंट में किसी क्लॉज के द्वारा उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, डिमोलिश किया गया है, तो देन दैट पार्टनरशिप कैन नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मीनिंग क्या है कि चाहे जब तक मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर मेरे ये राइट्स को एग्रीमेंट के किसी क्लॉज द्वारा थ्रू एनी पर्टिकुलर क्लॉज दिस राइट इज कर्टेल, डिमोलिश, then that particular partnership cannot be called as a partnership at will. Say if the agreement provides that the partnership can be dissolved by the mutual consent of partners only, it will not be constituted at partnership at will. That means अगर पार्टनरशिप में ऐसा क्लॉज दिया गया है कि पार्टनरशिप को अगर डिसॉल्व करना है तो सभी पार्टनर की सहमति से ही डिसॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स वहां पे किसी पार्टनर को राइट नहीं दिया गया है कि वो नोटिस देके डिसॉल्यूशन की मांग कर सके, तो इसका मीनिंग ये है कि वो पार्टनरशिप एट विल नहीं है। पार्टनरशिप एट विल कब बोला जाएगा? जब एग्रीमेंट में दो चीज मौजूद नहीं है, ड्यूरेशन के बारे में मेंशन नहीं किया गया और डिटर्मिनेशन के बारे में मेंशन अगर नहीं किया गया है, तो देन दैट पार्टनरशिप विल बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल। गॉट इट? सेकेंड क्या बोला है? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। नेम इटसेल्फ इंप्लाइज कि पार्टनरशिप कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया गया है। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड का मीनिंग क्या है कि 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई है एंड आफ्टर 3 years पार्टनरशिप विल गेट डिसॉल्व। जरूरी नहीं है। अगर आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट फिक्स पीरियड इफ यू कंटिन्यू देन दैट पार्टनरशिप विल बिकम पार्टनरशिप एट विल। फिक्स पीरियड का मीनिंग क्या है कि आपने एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए पार्टनरशिप एंटर की है और वो पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आप डिसॉल्यूशन का एग्रीमेंट बनाएंगे और आपकी पार्टनरशिप को आप डिसॉल्व कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। व्हाट इट सेज? Where a provision is made by a contract for the duration of the partnership is called as partnership for a fixed period. Duration mention किया गया है। Partnership for 3 years from 1st September 2020 to 31st August 2023. That means what? कि आपने पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए एंटर किए, तो दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। It is a partnership created for a particular period of time. Such partnership comes to an end on the expiry of a fixed period. As soon as time is achieved, time is expired, the partnership will get dissolved. However, if the partners want to continue even after that expiry of fixed period, they can continue. And after that partnership will become partnership at will. अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे टाइम आएगा, जो भी डेट ऑफ एक्सपायरी मेंशन की गई है वो डेट पे आपकी पार्टनरशिप विल गेट डिसॉल्व। थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। अभी अपन ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के उस बेस पे पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, तो पहला क्या बोला गया है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है कि आपने पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए फॉर्म की है। जैसी वो बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा आप आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दो। जैसे कि एक अपार्टमेंट बनाने के लिए आई हैव एंटर्ड अ पार्टनरशिप विद वन ऑफ द बिल्डर। ही इज अ आर्किटेक्ट and a builder and I am a financer, or otherwise I have a land and he has a knowledge of construction. So I have entered a partnership with that particular expert person. तो पार्टनरशिप किस बारे में है कि मेरे पास एक लैंड है जिसपे मुझे 5 acres लैंड है, जिसपे मुझे एक बिजनेस मॉडल, एक बिजनेस अपार्टमेंट या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन करना है।
कमर्शियल टुगेदर विद रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन करना है या सिर्फ रेसिडेंशियल फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए मैंने आपके साथ एक पार्टनरशिप एंटर की है। एज सुन एज वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, पूरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का सेल हो जाएगा, वी विल रिसीव मनी, we will divide that money according to the ratio fixed after the payment to the outsider. As soon as all the formalities is completed, particular business जो था वो अचीव हो गया है, पार्टनरशिप will get dissolved। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है कि आप एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, जैसी वो स्पेसिफिक बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा आप आपकी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दोगे। तो सच काइंड ऑफ ए पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल। व्हाट इट हैज बीन सेड, व्हेन पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एडवेंचर और अंडरटेकिंग, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एडवेंचर, business is called as an adventure. It is also called as a venture or it is also called as an adventure. Why business is called as an adventure? Because it is like an adventure. आप किसी ट्रैक पे जाते हो तो आप बोलते हो कि you are going on an adventure. तो उसी तरह बिजनेस एक एडवेंचर है, क्योंकि यहाँ पे होनी भी हो सकती है, अनहोनी भी हो सकती है, आप एक रिस्क ले रहे हो, तो दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज एन एडवेंचर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन अ पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एडवेंचर और अंडरटेकिंग, example for working a coal mine, for producing a film, it is called as a particular partnership। एक specific business के लिए आप partnership form कर रहे हो, जैसी वो specific business complete हो जाएगा आप आपकी partnership dissolve कर दोगे, तो this is called as a particular partnership। In such a case the partnership is automatically dissolved on the completion of the adventure, that is a business। Before such time, the partnership would not be dissolved unless all partner agree to it। जब तक वो business complete नहीं होगा, partnership will not dissolve unless and until कि अगर कोई dispute arise हो गया, partners का नहीं बन रहा है, transaction transparent नहीं हो रहे हैं, तो in that case म्यूचुअली पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप। अदरवाइज जब तक वो बिजनेस कंप्लीट नहीं होता है, जब तक वो पार्टनरशिप कंटिन्यू होगा, जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा पार्टनरशिप विल गेट डिसॉल्व। इफ द पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू सच पार्टनर इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक एडवेंचर अंडरटेकिंग, देन अगेन इट बिकम पार्टनरशिप एट विल। क्या बोला गया है, अपन ने ऑलरेडी देखा कि अगर पार्टनरशिप कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए फॉर्म हुई है और वो पीरियड कंप्लीट हो गया लेकिन उसके बावजूद पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा पार्टनरशिप एट विल। सिमिलरली पर्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म की है, वो बिजनेस अचीव हो गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट डिवाइड हो गया, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो अच्छा सौदा रहा, ये पार्टनर्स के साथ आप एंटर्ड होके आपने अच्छा काम किया, तो आप एक और प्रोजेक्ट ले लेते हो न्यू विदाउट डिसॉल्विंग दिस पार्टनरशिप। तो आपने पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक वेंचर के लिए ली थी, वो वेंचर कंप्लीट हो गया, अब आपको एक और नया वेंचर मिला, आप इसी पार्टनरशिप में उसको कंटिन्यू कर रहे हो विदाउट डिसॉल्विंग, तो अगेन दिस पार्टनरशिप विल अगेन बिकम पार्टनरशिप एट विल। फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, जनरल पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का उल्टा जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप आप बिजनेस करते जाओगे, कोई भी बिजनेस, जनरल मर्चेंट, जैसे कि यू एंड आई फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन द स्टेशनरी बिजनेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस, पावर टूल्स बिजनेस। तो इसमें कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, इसमें कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक बिजनेस नहीं है। हो सकता है एक स्पेसिफिक बिजनेस हो लेकिन एक वो ट्रांजैक्शन कंटिन्यूटी में है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना आप माल लोगे और उसे बेच दोगे, आप बिजनेस बंद कर दोगे, ये कंटिन्यूटी में है, माल लेते जाओगे, बेचते जाओगे, प्रॉफिट डिवाइड करते जाओगे, कभी लॉस भी होगा, कभी प्रॉफिट भी होगा।
लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी अनलिमिटेड। तो ये सब चीजों को क्या बोलेंगे, यू विल कॉल इट एज अ जनरल बिजनेस। एक हमने रेस्टोरेंट डाला, रेस्टोरेंट के अंदर देयर आर 4 पार्टनर्स, एक की जगह एक फाइनेंसर है, एक होटल मैनेजमेंट का एक ने कोर्स किया है और एक पूरा अकाउंटिंग डिवीजन संभालने वाला है। तो ऐसे 4 लोगों ने मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म की। तो रेस्टोरेंट का बिजनेस ईयर आफ्टर ईयर कंटिन्यू होते जाएगा। तो ये बिजनेस को विल कॉल इट एज अ जनरल पार्टनरशिप। व्हाट इट हैज बीन सेड, where a partnership is constituted with respect to business in general, particular नहीं general। इस पार्टनरशिप में ऐसा क्लॉज रहता है कि अभी हम एक स्पेसिफिक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन चाहे तो पार्टनर डिफरेंट बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ये बिजनेस बंद करके दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे पार्टनरशिप को यू विल कॉल इट एज अ जनरल पार्टनरशिप। It is called as a general partnership. A general partnership is different from a particular partnership, obviously, क्योंकि particular partnership में आप एक specific business के लिए partnership कर रहे हो। जैसे ही वो business एक specific period करेगा, वो business जैसे complete हो जाएगा, partnership will get dissolved। In the case of a particular partnership, the liability of partner extend only to that particular adventure or undertaking, but it is not so in the case of general partnership. Particular partnership में सिर्फ वो specific venture से related liabilities will be attached to partner, लेकिन general partnership में it is a general business और liability will be unlimited। पार्टनर्स को अपने जेब से भी पैसा डालना पड़ेगा अगर लॉसेस होते हैं तो in the case of a general partnership। So these are the 4 different types of partnership, divided on the basis of duration, divided on the basis of business। On the basis of duration, you have a partnership at will and partnership for a fixed tenure, fixed period। On the basis of business, you have a particular partnership and a general partnership। Now, next topic of study under this is a partnership deed, that is nothing but a partnership agreement। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि partnership will always arise as a result of a contract, that is an agreement। Partnership agreement can be either an oral agreement or a written agreement। We have already seen under the Indian Contract Act 1872 that contract can be oral or writing, express contract। Similarly, partnership can be oral, can be in writing। However, it is advisable to write down the clauses on stamp paper। That means it is advisable to make a written partnership deed so that if any dispute arises, the court will verify that written agreement and on the basis of that he can give the judgment। दो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। क्या बोला गया है कि ओरल पार्टनरशिप भी आप बना सकते हो और अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोर्ट वो 5 फीचर्स देखेगा which we have discussed in the initial lectures कि 2 या 2 से ज्यादा लोग होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। तो ये सब चीजें फीचर्स है। तो अगर ओरल एग्रीमेंट भी होता है तो कोर्ट यही सब चीजों को देखेंगी एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा कि रियली पार्टनरशिप था या नहीं था। लेकिन in order to avoid the dispute, it is always advisable to make a written partnership agreement, and that is called as a partnership deed. What it has been said, partnership is a result of an agreement. No particular formalities are required for the agreement of partnership। Particular formalities यानी specific format नहीं है। आप आपके फॉर्मेट में डीड बना सकते हैं। एक ROF एक एजेंसी होती है जिसको अपन बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जहां पे आप आपकी डीड को भेजते हो बाय पोस्ट, बाय ईमेल, बाय ऑनलाइन। यू अपलोड दैट पर्टिकुलर डीड एंड यू गेट योर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड। दो इट हैज बीन सेड दैट कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी इन इंडिया। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो आपकी पार्टनरशिप को अनरजिस्टर्ड भी रख सकते हो और अनरजिस्टर्ड है तो आप ओरल पार्टनरशिप भी कर सकते हो। लेकिन क्या बोला गया है कि सेफर साइड पे रहने के लिए
आप आपकी पार्टनरशिप को रिटर्न एग्रीमेंट के द्वारा बनाइए और उसको रजिस्टर्ड करवाइए। इट मे बी इन राइटिंग और फॉर्म वर्बली मीन्स ओरली, but it is desirable to have the partnership agreement in writing to avoid a future dispute। जो मैंने आपको बोला कि ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप बना सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल क्या है कि आप उसको रिटर्न में राइटिंग में बनाइए, ताकि अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो आप वो रिटर्न एग्रीमेंट किसी मिडल मैन को, या जो आपके डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहा है, अगर कोर्ट है तो कोर्ट या आर्बिट्रेटर है तो उसके पास आप आपकी डीड ले जा सकते हो और बता सकते हो कि इस पे विटनेस की साइन है, पार्टनर्स की साइन है और ये क्लॉजेस लिखे हैं, अकॉर्डिंगली विल गिव द जजमेंट। ओरल है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है वो पता लगाना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या बोला गया है कि आप आपके पार्टनरशिप को इन राइटिंग बनाइए, तो इट इज मोर डिजायरेबल। The document in writing containing the various terms and condition, these terms and condition in legal language is called as a clauses. As to the relationship of the partners to each other is called as a partnership deed. It is a document in which the respective rights and obligation of the members of partnership are set forth. That means right and obligation of partners. It should be drafted with care and be stamped according to the provision of Stamp Act. Where the partnership comprises immovable property, the instrument of partnership must be in writing, stamped, registered under the Registration Act. यहाँ पे बोला गया है कि उसको रिक्वायर्ड स्टैम्प पेपर पे बनाना इट इज एडवाइजेबल, एंड सेकेंडली इफ इट इज रिलेटेड विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इफ यू आर डीलिंग एज if you are entering into a partnership as regards to construction of the complex or residential flats, so it is advisable that it should be in writing and it should be registered. तो ताकि अगर dispute arise होता है तो with the help of that registered document a court can take its due course. अब इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या क्लॉजेस हो सकते हैं, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी आप जैसे चाहे वो क्लॉजेस इस डीड में इंक्लूड कर सकते हो, इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन मोटा मोटी जो है या जनरल क्लॉजेस जो है वो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। तो पार्टनरशिप डीड में जनरली कौन कौन से क्लॉजेस होंगे, एक ओवरव्यू लेते। क्या बोला गया है, पार्टनरशिप डीड में कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन सा, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मैंने बोला कि इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज अ पार्टनर्स, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज अ फर्म, और उस फर्म को आप एक नाम दोगे तो उस पार्टनरशिप फर्म का नाम इस पर्टिकुलर डीड के अंदर रहेगा, जैसे कि एएस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर्स, या फिर एएस लॉजिस्टिक, या फिर एएस एंटरप्राइजेस। तो ऐसा कुछ नाम आप आपके पार्टनरशिप फर्म को देंगे और वो नाम इस डीड में आप लिखेंगे। नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनरशिप फर्म में एंटर्ड हो रहा है, नेम ऑफ द पार्टनर्स टुगेदर विद देयर पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस विल बी गिवन अंडर दिस पार्टिकुलर डीड। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, आप क्या बिजनेस करने वाले हो, एक स्पेसिफिक बिजनेस है या जनरल बिजनेस करने वाले हो, वो इस पर्टिकुलर डीड के अंदर लिखा हुआ रहेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आप इस पार्टनरशिप को कब एग्जीक्यूट कर रहे हो, कब इन्फोर्स कर रहे हो, इस डीड के अंदर रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल है, चाहे जब तक या कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए यहाँ डीड में आप मेंशन करेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, आप कंट्रीब्यूशन कितना कर रहे हो इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। आप एक पार्टनरशिप बना रहे हो तो डिफरेंट पार्टनर्स किस तरीके का कैपिटल कंट्रीब्यूशन करने वाले, इक्वल करने वाले, अनइक्वल करने वाले, और देयर मे बी सम फाइनेंशियल पार्टनर्स, सम ऑफ देम विल बी वर्किंग पार्टनर्स, ऑल दोज थिंग्स विल बी रिटन अंडर दैट। Then there is a profit sharing ratio of partner, admission and retirement of partners. किस कंडीशन में आप न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हो, कौन से कंडीशन में पार्टनर रिटायर्ड हो सकता है, उसके क्लॉजेस पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किए जाएंगे।
इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स एंड लोन, अगर आप पार्टनर्स विड्रॉ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है क्या, कैपिटल ला सकता है क्या, एडिशनल कैपिटल ला सकता है या नहीं ला सकता है, पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म को दे सकता है या फिर विड्रॉल एक्स्ट्रा कर सकता है क्या, तो ये सब चीजों पे कितना इंटरेस्ट लागू होगा वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि आप कैपिटल लाते हो तो कैपिटल पे पार्टनरशिप फर्म आपको इंटरेस्ट देगा, नहीं देगा तो कितना इंटरेस्ट देगा। जनरली एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, maximum interest that can be given to any partner in a partnership firm on capital contribution is 12%. तो इंटरेस्ट के क्लॉज रहेगा कि कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देगा, अगर पार्टनर कोई लोन देता है या लोन लेता है, ड्राइंग्स करता है, तो उस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, ये डीड के अंदर मेंशन किया जाएगा। उसके अलावा प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन का क्लॉज रहेगा कि अगर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है तो कौन से कंडीशन में आप डिसॉल्व कर सकते हो और किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट डिसोल्यूशन के दौरान सेटल किए जाएंगे, तो दैट क्लॉज विल बी मेंशन अंडर द पार्टनरशिप डीड। देन देयर इज अ प्रोविजन फॉर सैलरीज और कमीशन पेएबल टू पार्टनर इफ एनी, पार्टनर को रिम्यूनरेशन दिया जाएगा या कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, दैट विल बी मेंशन अंडर द पार्टनरशिप डीड। तो किस कंडीशन में पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, वो भी मेंशन किया जाएगा। अगेन एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 40 स्मॉल बी, उसमें एक लिमिटेशन दिया गया है कि पार्टनर्स को आप कितना रिम्यूनरेशन मैक्सिमम दे सकते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट के लिए there is a provision under the income tax के ज्यादा से ज्यादा 12% ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट दे सकते हो, तो उसी तरह रिम्यूनरेशन के बारे में भी दिया गया है कि रिम्यूनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को दे सकते हो, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं दे सकते हो, और वर्किंग पार्टनर को अगर रिम्यूनरेशन देना है तो उसके लिए क्लॉजेस कंडीशंस डाली गई है कि कितना आप मैक्सिमम रिम्यूनरेशन वर्किंग पार्टनर को दे सकते हैं, तो उसका क्लॉज भी आपको आपके डीड में मेंशन करना पड़ेगा। Then there is a provision for expulsion of a partner in the case of gross breach or fraud. पार्टनर को आप एक्सपेल यानी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, उसका क्लॉज भी आप आपके पार्टनरशिप डीड में डालेंगे। However, there are certain additional conditions that we are going to refer in the subsequent lectures कि आप पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो एक्सपेल अगर पार्टनर को करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि उसका क्लॉज पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। और कौन से कंडीशन में आप उसको एक्सपेल कर सकते हो कि अगर उसने कोई फ्रॉडुलेंट काम किया है तो। लेकिन अगर उसने फ्रॉडुलेंट काम किया है लेकिन पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर एक्सपल्शन का क्लॉज नहीं है तो यू कैन नॉट रिमूव दैट पार्टनर। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज देयर हैज टू बी अ एक्सपल्शन क्लॉज, रिमूवल क्लॉज। किसी पार्टनर को आपको रिमूव करना है तो उसका क्लॉज आपको आपके पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लॉजेस that are generally included under the partnership deed. However, it is not an exhaustive list. इसके अलावा भी अगर पार्टनर को कोई एडिशनल क्लॉज इंक्लूड करना है, जैसे कि अगर कोई फीमेल पार्टनर्स है, आपको डीड में इंक्लूड करना है कि फीमेल पार्टनर विल बी अ स्लीपिंग पार्टनर एंड शी विल नॉट बी लायबल फॉर एनी, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी, तो उसका क्लॉज आप सेपरेटली आपके डीड में इंक्लूड कर सकते हो। तो इसके अलावा भी आप एडिशनल क्लॉजेस आपके पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड कर सकते हो। However, that particular clause should not be unlawful; it should be lawful. The term laid down in the deed may be varied by consent of all the partner, and such consent may be expressed or may be implied by the course of dealing. आपने ये clauses at the start of forming a partnership आपने इंक्लूड किए। सब्सिक्वेंटली जैसा जैसा आप पार्टनरशिप कंटिन्यू करते हो, आपको लगता है कि नहीं कुछ क्लॉज को चेंज करना जरूरी है, या फिर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो गया, न्यू पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हो, तो एट दैट जंक्चर, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आप एक सप्लीमेंट्री डीड बनाओगे। जैसा अपन ने देखा अल्टरेशन या फिर नोवेशन,
तो यहाँ पे भी आप एक सप्लीमेंट्री डीड बनाओगे और वो डीड के अंदर जो क्लॉज आपको अल्टर्ड करने उसको अल्टर्ड करोगे, या फिर कोई क्लॉज को आपको डिलीट करना है, यू कैन डिलीट दैट, या फिर कोई एडिशनल क्लॉज को इंक्लूड करना है तो आप एडिशनल क्लॉज को इंक्लूड कर सकते हो। तो दीज आर द डिटेल एज रिगार्ड्स टू अ पार्टनरशिप डीड। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। Still, if you have any doubt, please feel me. I have